નમસ્કાર, अब तकના વિશેષ અહેવાલમાં આપનું સ્વાગત છે। સામાન્ય માણસની સેવા કરતા બાહોશ અધિકારીઓનો દિવસ એટલે સિવિલ સર્વિસ દિવસ। દર વર્ષે 21મી એપ્રિલના રોજ સિવિલ સર્વિસ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આ દિવસ એવા જાહેર સેવકોને સમર્પિત છે કે જે દેશની પ્રગતિ માટે કામ કરે છે તેમજ નીતિ ઘડતરમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે। આવો પ્રથમ સમારોહ 21 એપ્રિલ 2006ના રોજ વિજ્ઞાન ભવન દિલ્હી ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો। આજના દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબે ભારતીય પ્રશાસનનું નવું માળખું રચ્યું હતું। ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા જેનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય ભારતનું યુવાધન બુદ્ધિધન પ્રશાસનમાં આવે અને રાષ્ટ્રની સેવા કરે। આજે સિવિલ સર્વિસ ડે છે ત્યારે સરદાર સાહેબનું સપનું ખરેખર સાર્થક થયું છે કે નહીં તેનો જવાબ સિવિલ સર્વિસના અધિકારીઓએ જ આપ્યો છે। પ્રિન્સિપલ એડિશનલ જનરલ ડાયરેક્ટર જીએસટી કુમાર સંતોષે अब तक સાથે સિવિલ સર્વિસ ડે નિમિત્તે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને પોતાના સિવિલ સર્વિસ સુધીની સફર વર્ણવી હતી। सर वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम कम्प्लीटली फाइन सर। आपने किस हिसाब से सिविल सर्विस एग्जाम दिया, हु वेर द इंस्पिरेशन फॉर यू सर, व्हाट वेर द स्ट्रगल्स हैव बीन फेस्ड बाय यू, तो ये बेसिक पॉइंट्स सर कवर करना है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस एग्जाम आपने सर देने का ख्याल आपको किस हिसाब से है, किसके द्वारा है सर, एंड हु वाज द इंस्पिरेशन फॉर यू? मुझे याद आ रहा है 1984 आपकी इस क्वेश्चन के बाद में, जबकि मैं ग्रेजुएशन किया था पटना साइंस कॉलेज पटना से फिजिक्स ऑनर्स में, एंड मेरा पोजीशन जो था यूनिवर्सिटी में 4th था, एंड वी वर 4 पीपल हु हैड गॉट डिस्टिंक्शन इन ऑनर्स। तो उसके बाद में हमें आगे ये डिसाइड करना था कि हमें आगे एमएससी फिजिक्स करना है राइट सेंस में, या हमें अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करके कॉम्पिटिशन में जाना है, उसके हिसाब से फिर आगे तैयारी करनी थी। तो उसी साल 1984 में बिहार के से मिस्टर प्रशांत कुमार जो हैं उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। उनका न्यूज़ आया मई जून में, हम लोग पास आउट कर रहे थे, मार्च अप्रैल में किए थे, और मई जून में आया दैट वो पूरे इंडिया में वो टॉप किए हैं मिस्टर प्रशांत। तो फिर आया कि फिर हम लोग भी क्यों नहीं इसके लिए ट्राई करें। एंड मेरे एक सीनियर थे जब मैं अपने स्कूल में था +2 लेवल पर, मिस्टर रविकांत, तो वो 1984 बैच में ही हैज़ गॉट 9th रैंक। तो उनसे हमने बात की कि आपने कैसे तैयारी की, क्या किया नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि वो बीटेक आईटी खड़गपुर से किया था उन्होंने, और एमएससी करने वो चले गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली में जाने से थोड़ा सा रिजनेबल तैयारी होती है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर वहाँ रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ मूव करो और आपको हेल्प होगा। तो मैं कहूँगा कोई एक सोर्स नहीं था जिसके कारण से कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अपनी भी एक इच्छा होती थी बीच बीच में, जब भी इस तरह के न्यूज आते थे कि ये डीएम ने वहाँ ये कर दिया, इस एसपी ने वहाँ ऐसे चीज़ें अच्छी कर दी। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये चीज़ थी। एक और ऐड करूँगा अगर समय हो तो। यस सर, प्लीज सर। उस समय में जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, तो पटना में सीनियर एसपी हुआ करते थे मिस्टर कुणाल जी। वो गुजरात, ओरिजिनली वो गुजरात कैडर के थे बट रहने वाले बिहार के थे। तो गुजरात कैडर के होने के बाद में भी 1980-81 में वहाँ पर भागवत झा आजाद करके चीफ मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था गुजरात सरकार से कि हमें मिस्टर कुणाल चाहिए पटना के सीनियर एसपी के लिए, और गुजरात सरकार तैयार हो गई होगी तो वो पटना के सीनियर एसपी हुए थे। तो मुझे याद है कि उन्होंने पटना कॉलेज में पढ़ाई की थी, और वो पटना यूनिवर्सिटी जब तक आते रहते थे, और उनके समय में उन्होंने पुलिस के सीनियर एसपी होने के नाते उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इतना टाइट कर दिया था कि जो लड़के वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों के ऊपर में कमेंट्स करते थे और गंदी और गंदा व्यवहार करते थे, वो सारे लोग टाइट हो गए थे, क्योंकि वो सादे वेश में, पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं, सादे वेश में वो पटना यूनिवर्सिटी में जब तक अपनी पर्सनल गाड़ी में, कभी रिक्शा में, कभी बाइक पर, ऐसे करके वो आते जाते रहते थे। और जितने क्रिमिनल थे पटना यूनिवर्सिटी में उस जमाने के, सभी क्रिमिनल्स को उन्होंने
एक तरह से बंद कर दिया था। ये उनका एक ऑफिशियल साइट था। नॉन ऑफिशियल साइट या प्राइवेट साइट था कि वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन वहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ता था और महंत लोग जो थे वो उसको अपना बंदरबाट कर लेते थे। तो उन्होंने वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उसको बिहार सरकार से बोल के उन्होंने उसको बिहार सरकार के कब्जे में कराया और फिर वहाँ पर एक ट्रस्ट की स्थापना की। उसके ट्रस्टी वो भी बने और उन्होंने वहीं के जो चढ़ावा चढ़ते थे, जो पैसे आते थे, उससे उन्होंने उस मंदिर को, जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, उस मंदिर को उन्होंने 7 मंजिला मंदिर बना के उसमें रामचरितमानस जैसा बिहार में था, यूपी में था, बनारस में, वैसा करके उन्होंने इतना चमक दमक कर दिया था 2 साल के पीरियड में, 81, 82, 83 के पीरियड में, कि नेचुरली कोई भी आदमी जो भला इंसान है वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होगा। तो आई विल से कि देयर वर सो मेनी पीपल in my life, who have contributed to decide me that I should go for civil services. जी सर। सर, जब आपने डिसाइड किया कि नाउ यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम सर, तो आपके माताश्री और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? व्हाट वेर देयर वर्ड्स सर? अच्छा, उसमें मैंने उनको पढ़ाई के समय में भी बीच बीच में जिद होती थी। मेरे पापा जो थे वो बिहार सरकार के अधिकारी थे जी। तो जब तब बात होती थी कि मतलब आगे कैसे क्या करना है, चूंकि मैंने इंजीनियरिंग में आईटी साइड में मैं नहीं जाके मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था और हमारी इच्छा थी कि हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद में एमएससी करें और फिर एमएससी करके कुछ तैयारी करें और कहीं पर कुछ एग्जाम में अगर पास कर जाएं तो हम डीएम और एसपी टाइप के हो जाए। ये बीच बीच में बात होती थी। लेकिन जब हमने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, ऑनर्स भी कर दिया हमने, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, तो मेरे पापा का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि पटना में रह के तैयारी करने में और दिल्ली जाके और दिल्ली के एटमॉस्फेयर में तैयारी करने में मुझे भी लगता है कि दिल्ली में जाके आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो उनका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था एंड ही इनकरेज इनफैक्ट कि हाँ आप ये डिसीजन लो। जहाँ तक माँ की बात है तो माँ तो हमारी होम मेकर हैं, तो उनको इतना ज़्यादा कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि आप क्या करो नहीं करो, बस उनका लाइफ में ये था कि आप जहाँ भी जाओ अपनी इच्छा के हिसाब से अच्छी जगह सेटल करो। लेकिन उनके भी मन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि अगर आप डीएम एसपी टाइप की जगह पर चले जाओगे, हो जाओगे, तो अच्छा रहेगा, है ना। और ये आपको मैं बता दूं कि हम लोग एक बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से उस समय में आते थे और मेरे पापा जो थे बिहार सरकार के अधिकारी थे, माँ जो थी वो होम मेकर थी और मेरी माँ के जो फादर थे मतलब वो 1970 में डेथ हुआ। मेरे नाना जो हुए 1970 में उनका डेथ हुआ था, लेकिन उसके पहले वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे। तो हमारे घर में सरकारी अधिकारी का क्या महत्व है और सरकारी अधिकारी का क्या वैल्यू है सोसाइटी में, इससे लोग भली भांति वाकिफ थे। तो जब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर एमएससी करेंगे और हम सिविल सर्विसेज देंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव रहा, माँ के साइड से भी पापा के साइड से भी। सर बहुत बढ़िया सर। सर ये एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन व्हाट वर द हर्डल्स व्हिच यू हैव फेस्ड, और सर कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको यूपीएससी क्लियर करने में सर? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं हर्डल्स की पहले बात कर लें तो हर्डल्स में मेन हर्डल ये था कि आप जो है कैसे तैयारी करेंगे। और उस जमाने में अभी तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है और 2 जनरल स्टडीज के कंपलसरी पेपर्स हैं, लेकिन हम लोगों के टाइम में जनरल स्टडीज का एक कंपलसरी पेपर था एंड 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने होते थे। तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक तो मेरा फिजिक्स था, तो हमने फिजिक्स लेना था, वो हमने डिसाइड किया हुआ था और हमने फिजिक्स लिया भी। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या लेंगे, इसको लेकर बहुत परेशानी थी कि सेकंड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। हमने जब ऑनर्स किया था तो हमारे पास में मैथ्स और केमिस्ट्री का एक बैकग्राउंड था, जो हमने ग्रेजुएशन के टाइम पर पास कोर्स के लिए हमने मैथ्स और केमिस्ट्री सेलेक्ट किया था। लेकिन जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमएससी लेवल के होते हैं और उसमें भी एमएससी और हाई ग्रेजुएशन वाले सवाल होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, फिजिक्स में तो कर लेंगे, बट सेकेंड सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट हमने
पिछले 3 साल 4 साल से पढ़ाई नहीं की है। +2 हम लोगों के टाइम था नहीं, 11+2 था, तो उसमें हम लोग मैट्रिक करते थे, मैट्रिकुलेशन था 11th क्लास तक, और उसके बाद में फिर हमने आईएससी किया था। आईएससी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, और एक ऑप्शनल पेपर लेना होता था, वो हमने लॉजिक लिया था, और लॉजिक इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था उस समय में यूपीएससी में, तो लॉजिक ले नहीं सकते थे, जो कि हमने +2 तक पढ़ा दिया। तो जो भी पढ़ाई की थी वो 10th तक पढ़ाई की थी दूसरे सब्जेक्ट की, सिवाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और केमिस्ट्री और मैथ्स जो है वो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं उनमें। तो फिर हमने बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों से बात करने के बाद में अपनी रुचि देखी हमने कि हमको किस सब्जेक्ट में अपना सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप्ड है। तो हमने पाया कि ज्योग्राफी में हमारा बहुत अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट है। मैं ऐसे घर मतलब उस समय तो गूगल था नहीं, तो मैंने घर पे मैप वगैरह रखा हुआ था, वो वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, बिहार मैप, यूपी मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ऐसे करके हमने करीब 200-250 पेजेस के डिफरेंट मैप्स में, हर मैप में एटलस में 2-3 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज होते थे, ऐसे करके हमने रखा हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज्योग्राफी लेते हैं। फिर हमने जाकर पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक लिए। दिल्ली में गया मैं, दिल्ली में नई सड़क में क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब उनके पुराने क्वेश्चंस जो है ना, वो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, क्वेश्चंस बैंक मिलते हैं, वो 10 साल के क्वेश्चंस बैंक लिया। ये बात है 85 की। तो 85 में हमने 77 में ये नया सिस्टम शुरू हुआ था यूपीएससी का। तो 77 से लेकर 85 तक जितने भी 7 साल, 8 साल, 9 साल के जो क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन, और पुराने सिस्टम में भी 77 के पहले के भी 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर थे, वो करके हमने क्वेश्चन बैंक लेकर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक लिए, डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। और फिर हमने पाया कि फिजिक्स तो हमारे लिए ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमें केमिस्ट्री, मैथ्स में प्रॉब्लम होगा, और हमें ज्योग्राफी में रिलेटिवली हमें कंफर्ट जोन ज़्यादा आया। तो हमने फिजिक्स और ज्योग्राफी लिया पेपर, अपना ऑप्शनल पेपर। एंड हमें ये बोलने में आज कोई परेशानी नहीं है कि हमने फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर किया, और फिजिक्स से ज़्यादा स्कोर हमें ज्योग्राफी में आए। इस समय में भी जब हम आईआरएस बने, उस समय भी, उसके पहले ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट और दिया था, उस एक अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी में हुआ था, बट मुझे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस मिला था। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था। सेक्रेटेरिएट मतलब वो क्लरिकल जॉब हो गया, तो मैं क्लरिकल जॉब नहीं करना चाह रहा था, मुझे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस टाइप की चीज़ बननी थी। तो फिर हमने एक यूपीएससी का ही एग्जाम होता है आईएफएस दिया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उस फॉरेस्ट सर्विस में हमने फिजिक्स और मैथ्स लिया। उसमें साइंस सब्जेक्ट ही आप केवल ले सकते हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्रैक किया, और हमें 30+ का रैंक आया था। उसमें फिर मुझे तमिलनाडु कैडर अलॉट हुआ, मैंने वहाँ कुछ दिन नौकरी भी की एज डीएफओ। तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम तैयारी थोड़ी ठीक से करेंगे तो अगली बार हम अच्छे से पोजीशन लाके अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने अगली बार फिर तैयारी की, ये सब 88-89 की बात हो गई। तो 88-89 में हमने फिर तैयारी की, 89 के एग्जाम में हमने फिर बैठा फिजिक्स और मैथ्स लेकर सेकंड अटेम्प्ट में। इस बार हमारा रैंक जो है विदिन 200 आया। अब विदिन 200 आने से मुझे आईपीएस मिल रहा था, लेकिन समहाउ मैं पुलिस के लिए थोड़ा सा उतना इंक्लाइन नहीं था, और पुलिस का जॉब में मुझे लगता था कि हर दिन क्रिमिनल से मुलाकात होगी, चोर डकैत से आमना सामना होते रहेगा हर दिन। और उनमें 2-1 घर में मेरे पुलिस ऑफिसर थे जान पहचान के, मेरे मामा और इस तरह के लोग, तो उन लोगों का हमने फैमिली लाइफ देखा था, तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे एज डीएसपी, डीवाईएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ये वो। तो हमने कहा कि नहीं, मुझे पुलिस नहीं ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर आईएएस हमारे साल में 89 में क्लोज हो गया था। तो 89 में आईपीएस जो है वो 270 में क्लोज हुआ, मेरा रैंक 200 के आसपास था। तो मैंने फिर आईआरएस जॉब किया और कस्टम एक्साइज में हम इस सर्विस में आए। तो ऐसे ये कहानी है हमारे सिविल सर्विसेज। सर एक मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा सर, अभी जो जितने भी एस्पिरेंट्स है सर हुआ प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, उनके लिए सर आपका मैसेज क्या रहेगा सर? अच्छा, उनके लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि अभी जो है वो पोजीशन मतलब पिछले 2-3 साल से चेंज कर गया है, और अभी जो है वो जनरल स्टडीज के 2 पेपर हो गए हैं जो सभी को देने हैं। ये जो है एक रिफॉर्म किया गया, जबकि ये पाया गया कि साइंस के सारे लड़के और खास करके आईआईटी के इंजीनियर्स जो हैं
वो ज़रूरत से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं और सारा टॉप रैंक जो है वो ले जा रहे हैं। और आर्ट्स के लड़के जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं और कहीं उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत हो रही है। तो जी सर। गवर्नमेंट ने सुधार करने में ये किया कि ऑप्शनल पेपर एक कर दिया। तो अब जो है सभी के ऑप्शनल पेपर बराबर रहेंगे, मतलब आप फिजिक्स के विद्वान हैं, कोई केमिस्ट्री का विद्वान है, कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्वान है, कोई हिस्ट्री का हो गया, जिसने अपना जिस सब्जेक्ट में किया उसका तो अपना अच्छा माना जाएगा कि वो अच्छा कर रहा है, तभी सिलेक्शन होगा। जी सर। तो आपको अपना एक ऑप्शनल पेपर जो है वो तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब रही दूसरा पेपर खत्म हो गया और उसकी जगह उन्होंने 2 जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कर दिए, मतलब 2 पेपर कर दिया उन्होंने। तो 600 प्लस 600 1200 का हो गया जनरल स्टडीज एंड केवल 600 ऑप्शनल पेपर हो गया 600 मार्क्स का। तो अब आपको जनरल स्टडीज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ रही है लोगों को। और जनरल स्टडीज में जो है वो इंडियन इकोनॉमी भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, यस सर। और उसके साथ साथ में मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको, मतलब आप तो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जान रहे होंगे, जो भी अभी एक्सपीरियंस हैं, जो 1 साल और 6 महीने 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। बट मेरा उनके लिए एक मिनिमम संदेश ये रहेगा कि आप अपने लिए ऑनेस्ट रहें। आप अपने से ऑनेस्ट हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। कंसंट्रेटेड होकर पढ़ने से फ़ायदा है। और आपको जो है उसमें वाइड एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, बिकॉज सभी चीज़ें हैं। इंडियन पॉलिटी भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, मेंटल एप्टीट्यूड है, स्टैटिस्टिक्स है ना। उसमें फिर फिजिक्स के भी सवाल होते हैं, साइंस वाला भी है, जनरल साइंस भी है। तो आपको वाइडली स्टडी करना है, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है और सारी चीज़ों को डीप स्टडी करना है। बिकॉज आपको बिना इंटेंसिव स्टडी किए हुए कोई चीज़ को आप केवल सरफेस पर जानेंगे कि आप ये थोड़ी सी चीज़ जान गए, उससे आप सिविल सर्विसेज क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको सारी चीज़ों की डीप स्टडी होनी ही चाहिए। मतलब अपने ऑप्शनल पेपर का तो खैर एमएससी लेवल का नॉलेज और उसमें डीप होना ही चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली इंडिया में कॉम्पीट कर रहे हैं। और अगर सपोज कीजिए कि हर स्टेट में एक एक दो दो भी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, तो 50 यूनिवर्सिटी 60 यूनिवर्सिटी हो जाते हैं जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं। और उनके हर सब्जेक्ट के एक एक टॉपर भी जो हैं वो अच्छे हैं। 4-5 टॉपर में से कोई एक टॉपर भी अच्छा है जो जेन्युइनली डिजर्व करता है टॉप होना। तो आपको सब्जेक्ट जो है वो 5, 6, 7, 8, 10 हैं। तो आपको समझिए कि लगभग 10 सब्जेक्ट में 10 टॉपर हो गए और 50-60 यूनिवर्सिटी हो गया, तो 500-600 लड़के जो हैं वो तो टॉप रैंकिंग के हैं। और ऐसे हर साल टॉप रैंकिंग के लड़के निकल रहे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनका एज मेरे ख्याल से अभी 21 प्लस से लेकर 30 से कम होने का है। तो 8 साल 9 साल के लड़के कॉम्पीट कर रहे हैं। उनमें से हर साल 1 साल के लड़के जा रहे हैं और बाकी 9 साल के लड़के रुक जा रहे हैं। वो भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, कुछ आपसे सीनियर हैं, कुछ आपसे जूनियर हैं, कुछ आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आप बेसिकली 500-600 लड़कों के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हैं टॉप रैंकिंग के लिए। और उसके आगे आप वाइडली कंटेस्ट कर रहे हैं करीब 4,000-5,000 लड़कों के लिए, तो लड़कों के बीच में। और उसमें आपको विदिन 100 आना है या विदिन 200 आना है। और जो सर्विस है उसको तो सभी लोग जानते हैं, आईएएस तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, आईएएस इज द बेस्ट। देन आईएएस के बाद में फिर आईपीएस है, आईआरएस है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, कस्टम जीएसटी भी है। तो आपको इन सारे को अगर मिला देते हैं तो जो वैकेंसी आती है हर साल की 100 के करीब में आईएएस में आती है, 100 के करीब में आईपीएस में आती है, 40-50 कस्टम एक्साइज में आता है, 100 के करीब में इनकम टैक्स में आता है। तो करीब 350 वैकेंसी होती है, 400 वैकेंसी मैक्सिमम। तो आपको 400 लड़कों में कॉम्पीट करना है टॉप रैंकिंग के लिए। और लड़के हैं 4,000-5,000 टॉपर्स, जिनमें कि 600, 700, 800, 1000 जो हैं वो सिंसियरली, मतलब they are making their blood and sweat to compete and become IAS, IPS and IRS. तो आपको उनके बीच कॉम्पीट करना है, तो you have to be honest to yourself and you have to study deep, you have to study intense एंड 10 घंटे 12 घंटे हर दिन के औसतन 10 घंटे 12 घंटे ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट मेरा अपना मानना है कि 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे तो सोने ही चाहिए।
आपका जब तक माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ लेंगे, कितना देर भी पढ़ लेंगे तो बहुत फायदा तो है नहीं। तो आपको 8 घंटे 9 घंटे सोने में लगे, 2-3 घंटे फैमिली के साथ में बैठ कर रिलैक्स होके फादर मदर से गाइडेंस लेना, अपने सीनियर से गाइडेंस लेना, जिन लोगों ने कॉम्प्लीट कर लिया है उनसे बात करना, इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाना चाहिए और जाता है। जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो जब कभी भी IAS वगैरह आते थे वहाँ पर दिल्ली में, तो हम लोगों के हॉस्टल में आए तो उनसे बात करना, तो उसमें 2-1 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। मान लीजिए महीने में 1-2 लोगों से ही बात किया आपने तो 4-5-6 घंटे निकल गए। फिर उसके हिसाब से आपको मैगजीन भी पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव के लिए, करंट टॉपिक्स भी, करंट पेपर्स और करंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कैपेसिटी। एंड आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है आप जानते हैं, उसमें भी पढ़ाई करनी है, बिकॉज अच्छे को और स्ट्रॉन्ग करना है। और जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक अच्छे नहीं हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं सभी टॉपिक से वाइडली। एंड आपको ऑप्शन भी बहुत नहीं रहता है कि 10 में 5 देना है यूनिवर्सिटी टाइप। आपको ऑप्शंस जो हैं वो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 8 करने हैं या 9 करने हैं। तो आपको जो है वो ऑप्शंस इतने नहीं हैं। और जो प्रीलिम्स होता है उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 ही का जवाब देना है। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सबके जवाब देने हैं। उसी तरह से रिटन के लिए भी है। और इंटरव्यू में तो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यू कैन नॉट डिफाइन कि हमसे केवल MSc फिजिक्स ही पूछिए, यू कैन नॉट आस्क मी जनरल क्वेश्चन, है कि नहीं? तो इन सारी चीज़ों के कारण से आपको वाइडली स्टडी करना पड़ेगा एंड डीप स्टडी करना पड़ेगा। और सभी के मार्क्स ऐड होते हैं, PT के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। बट ये तीनों सब्जेक्ट, अच्छा मैं एक चीज़ और भूल गया, कॉम्प्रिहेंसिव ये इंग्लिश ऐसे राइटिंग भी होता है अभी, तो उसके भी मार्क्स एसेंशियली ऐड होते हैं। तो आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जनरली बिहार के लड़के, यूपी के लड़के, गुजरात के लड़के, इन लोगों की इंग्लिश रिलेटिवली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, बचपन से ही कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, उनकी अपेक्षा थोड़ा सा वीक होता है सर उनका। हाँ, थोड़ा सा वीक नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा उनको मजबूत करने की जरूरत होती है। तो हाँ तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वो भी स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे राइटिंग वाला पार्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जिसको बोलते हैं, तो वो करना पड़ेगा ऐसे करके। और माता पिता का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, बड़ों का ब्लेसिंग्स है, और आपका खुद का मेहनत और परिश्रम है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट टू सक्सीड इन योर endeavors and go and become a civil servant as soon as possible. Thank you so much, sir. Sir, thank you very much, sir. રાજકોટના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દેવ ચૌધરીએ અબ તક સાથે વિશેષ વાતચીત કરતા તેઓએ તેમની કારકિર્દી અંગેની સફર વર્ણવી હતી। આ તકે તેઓએ કહ્યું હતું કે આજની યુવા પેઢીને નાસીપાસ ન થવું જોઈએ અને તેમાંથી બોધપાઠ લઈ આગળ વધવું જોઈએ, જેથી તેમની પાસે આવેલી ઉત્તમ તકને તેઓ ઝડપી શકે। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने सिविल सर्विसेज डे पे हमें याद किया। डेफिनेटली मुझे सर्विसेज में 6 साल होने को आए हैं। और जब मैं 12th में था तब मैंने एम किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। फादर वाज इंसिस्टिंग कि बड़ा भाई डॉक्टर हैं तो कि यू ऑल्सो डू PMT एंड MBBS करो एंड डॉक्टर बनो, बट आई इंसिस्ट कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। UPSC की प्रिपरेशन के बारे में बहुत ही कहावत है इन जनरल के, जो कुछ आसमान के नीचे है वो UPSC की प्रिपरेशन में आ सकता है। मतलब कुछ भी जो आप कुछ भी पूछा जा सकता है, वो एक चीज़ थी। बट डेफिनेटली इनिशियली डेज में मटेरियल मिलना, किससे गाइडेंस लें, वो सबसे बड़ा इशू था कि भाई कौन हमें UPSC की अच्छी गाइडेंस दे सकता है, कौन बता सकता है। तो उस टाइम जो था ये चैलेंज था कि उतने सेलेक्टेड लोग आसपास के हमें नहीं मिल पाते थे। तो एक वो चैलेंज रहा कि भाई कैसे गाइडेंस लेके हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनिशियली ये चैलेंजेज आए हमारे सामने, बट सीखते गए, फेलियर से सीखें। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया बट मेंस क्लियर नहीं हुआ, उससे सीखें। सेकंड में मेंस क्लियर हो गया बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, उससे सीखें। थर्ड में इंटरव्यू भी क्लियर हो गया बट प्रॉपर IAS में नहीं हुआ, उससे सीखें। फोर्थ में जो है कि जो सर्विस चाह रहे थे वो मिली। तो फेलियर से सीखना भी इंसान को बहुत ज़रूरी है लाइफ में। इनिशियली मैं राजस्थान में एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बैकवर्ड एरिया है मारवाड़, वहाँ से आता हूँ। वहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो हर किसी को ये लगता है कि नहीं, आप पहले
कुछ दूसरा जॉब ले लो या जो है सिक्योर कर लो कुछ अपना फ्यूचर, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। बट माई फादर वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं तुझे जो करना है तू कर, और कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी कि होगा नहीं होगा, अपनी मेहनत पूरी करो, उसके बाद में ऊपर वाले के हाथ में है कि होना नहीं होना वो वाली बात। उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन हमेशा मिलता है। डेफिनेटली अभी एक बहुत बड़ा इशू है, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी एस्पिरेंट। रिसेंट डेज में हम भी न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन 8th 10th 12th के बच्चे भी जो है उनको जो कुछ अच्छा परसेंटेज नहीं मिला या फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिला तो दे कमिट सुसाइड। तो ये समझो ये अपन सबका एक कलेक्टिव फेलियर है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि फेलियर होने पे उसको फेलियर को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स हो, चाहे लाइफ इन जनरल हो। फेलियर से हमेशा ये नहीं रखना है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी हमारे लिए कोई दूसरा दरवाज़ा खोलना चाह रही है या खोला है और अपन किसी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है या तो हमें थोड़ा और पुश मार के अपने इस दरवाजे को खोलना है, अदरवाइज हमें डाइवर्ट थोड़ा सा होकर अपना जो दूसरा दरवाज़ा खोला है वहाँ जाना है। इस चीज़ से, और कोई भी एक एग्ज़ाम जो है वो अपनी लाइफ कभी डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि एक एग्ज़ाम है इसमें आप पास हुए तो आप सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ अच्छी है, अदरवाइज फेल हुए तो आपकी लाइफ पूरी जो है ख़राब है। ऐसा नहीं होता, एक एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा मंत्र मैं बोलूँ तो ये था कि प्रिजर्वेंस जो है, आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ जो अपन इन जनरल लाइफ में मिस करते हैं वो डिसिप्लिन के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ एक अच्छे जो है टारगेट के सामने अगर आप स्मार्ट वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क मैं अभी नहीं कहूँगा, स्मार्ट वर्क कहूँगा, वो अगर आप करते जाओगे तो कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी मुश्किल है लाइफ की, आपको कभी नहीं रोक सकते। टू बी ऑनेस्ट, IAS में मुझे लगता है कि जितना अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, जितनी डाइवर्सिटी है उतनी शायद दूसरे सर्विसेज में उतनी नहीं है। बट ठीक है, ये भी सबके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कोई फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, कोई फॉरेन डिप्लोमेट बनना चाहता है, दैट्स अ गुड थिंग। इसमें जो है कि आप हेल्थ में काम कर सकते हो, एजुकेशन में काम कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, फाइनेंस में काम कर सकते हो। तो एक डाइवर्सिटी और जो पीपल्स की लाइफ से, आम आदमी की जनता से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है, वो काम इसमें करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। सर, आपके अभी तक के सर्विस टेन्योर में ऐसी चीज़ जो हुई हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, ऐसा कोई इंसिडेंस? हाँ, ऐसा एक इंसिडेंस है। जब मैं SDM था अहमदाबाद में, तो एक लेडी थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और उन लेडी को उनके जो सास ससुर डायरेक्टली तो नहीं, बट आई थिंक दूसरे जो घर में लोग थे वो लेडी को बहुत परेशान करते थे। उसके भी छोटा बच्ची थी, आई थिंक 4-5 साल की। तो लेडी बड़ी परेशान रहती थी कि मुझे कैसे ये घर से निकाल रहे हैं, ये वगैरह वो है। फिर हमने दोनों पार्टीज़ को बुलाया, पूछा भाई क्या क्या इशू है। तब हमें पता चला कि सास ससुर काफ़ी एज में हैं और वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। घर में वो कुछ दूसरे लोग थे, उनका ये था कि ये यहाँ से निकल जाए तो इसकी प्रॉपर्टी पे जो है पूरा हमारा हक मिल जाए। उसका जो फैसला हमने किया, और उस लेडी भी उसी घर में अच्छे से रहने लगी। तो उसके कुछ 1 या 2 महीने बाद उसने एक मतलब बड़ा अच्छा सा एक पेज का लेटर भेजा था कि थैंक यू सर। पढ़ी लिखी लेडी थी कि थैंक यू सर, आपकी वजह से ही ये जो हुआ है, और आज मैं मेरे बच्चे के साथ अच्छे से रह रही हूँ और मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करवा पा रही हूँ। तो वो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग। कि ये ऐसे है कि बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, और हमारी कोशिश भी ये होती है कि ऐसे मोमेंट्स में हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लें। सर, सिविल सर्विस चैलेंजिंग सर्विस है और आप उसमें IAS हो, नेशन फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट आपका मेन फोकस है। तो आप फैमिली लाइफ और ऑफिस लाइफ किस हिसाब से सर आप मैनेज करते हैं? डेफिनेटली ड्यूटी हमेशा फर्स्ट रहती है, और एज ए सिटीजन ऑफ एन कंट्री हमेशा नेशन हमेशा फर्स्ट आना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो है कि आप फैमिली को भी बराबर टाइम दें। उसके लिए हम ढूंढते हैं कि जब भी सैटरडे या संडे ऑफ होता है तो हम पूरा ट्राई करते हैं एटलीस्ट को पूरा दिन फैमिली के साथ अच्छे से बिताएं, उनके साथ रहें, उनसे बातचीत करें।
बाकी शाम को भी जब इवनिंग में घर जाते हैं तब ठीक है, उनके साथ क्वालिटी टाइम 1 घंटा 2 घंटा बैठें, बातचीत करें, ऑफिस की बातचीत करें, सोसाइटी की बातचीत करें, तो एक मन भी हल्का होता है। तो इस तरह से कोशिश करते हैं, तो बाकी ठीक है। सिविल सर्विसेज जो है किसी भी कंट्री के लिए और अपनी कंट्री के लिए भी डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोसाइटी को देने का, जो सोसाइटी ने हमें दिया है। इट्स ए सेइंग कि हम जो है कुछ अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, तो इससे आप बहुत कुछ दे सकते हो। और जो चेंजेज आप लाना चाहते हो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये आसपास सफाई नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, ये सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वो आप सिविल सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। और इसके लिए आप लोगों को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए। बट सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है, लोगों के मन में अगर परसेप्शन हो तो कि अगर कोई सिविल सर्वेंट्स बन गया उसके बाद उसकी लाइफ एकदम मौज है, अच्छी ऑफिस है, अच्छी गाड़ी है, जहाँ जाएगा रुतबा हो, रॉब, वो नहीं है। और वो आपका टारगेट होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैं जाऊँगा लोगों पे रॉब जमाऊँगा इसलिए मुझे IAS बनना, IPS बनना, वो कभी नहीं होना चाहिए। आप उन लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए जा रहे हो, आपको सही में लग रहा तब आपको जाना चाहिए। उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। अब जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगर आप ठान लेंगे कि नहीं मुझे सेलेक्ट होना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सर, आपके प्रोबेशन टाइम में आपने क्या-क्या चीज़ सीखी कि जो आज आपको काम आ रही है सर? प्रोबेशन में मैं जूनागढ़ में था, और जूनागढ़ में प्रोबेशन के टाइम ये होता कि हमें हर ब्रांचेज से, कलेक्टर ऑफिस, DDO ऑफिस, कॉरपोरेशन, देन TDO, मामलादार, प्रांत ऑफिस, सब ऑफिस का हमें एक्सपोजर दिया जाता है। तो उस टाइम जो भी जैसे चीज़, अभी जैसे मेरे पास 11 तालुकाज है, 11 TDOज है, तो प्रोबेशन टाइम से मैं जानता हूँ कि TDO ऑफिस की फंक्शनिंग कैसी होती है। तो मुझे अभी यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं होती। अगर प्रोबेशन में वो चीज़ नहीं सीखी होती तो वो दिक्कत होती। जिला पंचायत की फंक्शनिंग जानता हूँ, प्रोबेशन टाइम से हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सारी चीज़ों का मिलता है। तो वो एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है कि हम उसके बाद कुछ भी नया नहीं लगता हमें। રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અમિત અરોરાએ अब तक સાથે સિવિલ સર્વિસીસ ડે નિમિત્તે વાતચીત કરી હતી અને તેમની સિવિલ સર્વિસીસ પોસ્ટ વિશે માહિતી આપી હતી। વધુમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે આજની યુવા પેઢીને કોઈ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા માટે કોઈ બીજા સાથે નહીં પરંતુ પોતાની જાત સાથે જ જંગ જીતીને આગળ વધવું જોઈએ અને સફળતાના શિખરો સર કરવા જોઈએ। પહેલાં તો હું મૂળ યુપીથી બિલોંગ કરું છું અને યુપીમાં સિવિલ સર્વિસીસને લઈને જાગૃતતા અને એક જે ક્રેઝ કહી શકાય બહુ વધારે છે। તો સામાન્યતા અમે એ માહોલમાં મોટા થયા હોઈએ એટલે ક્યાંય ના ક્યાંય અંદર એક ઈચ્છા હોય કે એકવાર સિવિલ સર્વિસીસ આપણે આપવી જોઈએ। બીજું, જ્યારે હું કોલેજમાં હતો ત્યારે ત્યાં 2-3 સિનિયર્સને મળવાનું થયું। એ લોકોની જે એક અપ્રોચ હતી લાઈફ પરત્વે એ જોઈને પ્રભાવિત થયું। સાથે સાથે ક્યાંય ને ક્યાંય એક આપણે પોતાના જે સરાઉન્ડિંગ્સ છે, આપણો સમાજ છે, એના માટે કાંઈક નાનુંમાં નાનું કે મોટુંમાં મોટું કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ। એ એક અમે એક અભ્યાસિકા કરીને NGO હતા જેની સાથે જોડાયેલા હતા કોલેજ ડેઝમાં, જે અમારા કોલેજની પાછળ જે બાળકો હતા, સ્લમના બાળકો હતા, એ લોકોને સાયન્ટિફિક કોન્સેપ્ટ્સ એક્સપેરિમેન્ટ્સ થકી શીખવાડતા હતા કે ફોર એક્ઝામ્પલ એરિયા છે તો એરિયાનો અર્થ શું, અને સપોઝ તમે સર્કલના રેડિયસ વધારો તો એરિયા 4 ટાઈમ્સ થવું જોઈએ, ડબલ કરો તો એનો અર્થ શું। તેવા નાના નાના એક્સપેરિમેન્ટ્સ અમે ડિઝાઇન કરતા હતા જેથી બાળકોને સાયન્ટિફિક કોન્સેપ્ટ્સ આપણે એક પ્રેક્ટિકલી સપોઝ એરિયા શું છે, વોલ્યુમ શું છે, પછી એ બધી વસ્તુ અમે ત્યાં એક ગ્રુપ ફોર રૂરલ એક્ટિવિટીઝ હતા એના મારફતે બાળકોને ગાઈડ કરતા હતા। તો આ બધામાં ઈચ્છા થઈ કે એકવાર સિવિલ સર્વિસીસ આપણે અપનાવવું જોઈએ। મેં 2 અટેમ્પ્ટ આપ્યા હતા અને સેકન્ડ અટેમ્પ્ટમાં સિલેક્ટ થયો હતો। તો અંદાજે મારી જર્ની કહી શકાય તો 2 થી 2.5 વર્ષની પ્રિપરેશન ટેન્યોર હતું। અને સૌથી વધારે હર્ડલ્સની વાત કરીએ તો કદાચ એ જે એજ હોય છે, આપણે કોલેજ પાસ આઉટ કરીને ગયા હોય અને દેટ ટાઈમ કે તમારા બધા જે સાથે બેચમેટ્સ હોય એ બધા સારી જોબ કરી રહ્યા હોય, તમારા પેરેન્ટ્સ જે છે એ રિટાયર થઈ રહ્યા હોય, એટલે જે એક
સૌથી વધારે હું કહી શકું ચેલેન્જ હોય તો એક જે આપણે એક પોતાનું એક જે સેલ્ફ પ્રેશર હોય છે કે યુ આર મિસિંગ આઉટ ઓન ટાઈમ. કદાચ અનસર્ટનિટી દરેક એક્ઝામમાં હોય છે, પણ પછી ના થાય તો જે સમય તમે વાપર્યો હોય આમાં, અને એમાં જે તમારા બધા બેચમેટ્સ હોય, કોલેજમેટ્સ હોય, જે અત્યારે મોટાભાગે ફોરેનમાં સારી જોબ્સ કરતા હોય, કોઈ પોતાનો વેન્ચર કરી રહ્યા હોય, એનાથી જે પાછળ રહી જવાની ભીખ હોય, મારા ખ્યાલથી એ સૌથી મોટો પ્રેશર અને હર્ડલ આપણે કહી શકીએ પ્રિપરેશનમાં. મારા ને કોઈ પણ એક્ઝામની કોઈ પણ તૈયારી ડ્રોપ લઈને કે નોકરી છોડીને ઘરે રહીને કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કરતો હોય તો મારા ખ્યાલથી સૌથી વધારે પ્રેશર એના ઉપર એનો સેલ્ફ પ્રેશર એક હોય છે. તો મેઇન હર્ડલ્સ આ જ હોય છે, અને કદાચ આ સંજોગોમાં એક ફોકસ બનાવી રાખવું એ હર્ડલ હોય છે. ફેમિલી સપોર્ટ આઈ થિંક ઓબ્વિયસલી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, ફેમિલી સપોર્ટ. અને એમાં આઈ થિંક ફાઇનાન્શિયલીથી લઈને ઇમોશનલ સપોર્ટ જે જોઈએ એ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના જીવનમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પ્લે કરતા હોય છે. હું લકી હતો કે મને ફૂલ સપોર્ટ ફેમિલી તરફથી મળ્યો, અને બિના કોઈ પ્રેશરને અને એક ઉત્સાહ સાથે ફેમિલીનો ખૂબ જ સહકાર ફૂલ ટાઈમ રહ્યો. અને આમાં જ્યારે આપ ફેલિયર જુઓ, ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં આપે ફેલિયર જોયા હોય, અને કદાચ મોટા ભાગે લોકો આ લેવલનું ફેલિયર ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય લાઈફમાં. તમે પ્રિપેર કરતા હોય, એક દિવસ એક એક્ઝામમાં તમારો પરફોર્મન્સ કોઈ પણ કારણથી નબળો ગયો અને તમારે કદાચ આખા એક વર્ષનું સાયકલ રિપીટ કરવું પડતું હોય, કારણ કે એક જ વર્ષમાં એક્ઝામ થાય છે. અને જેમ ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં હું પણ મેં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું હતું પણ ફાઇનલ લિસ્ટમાં નામ નહીં આવ્યો હતો. તો એ જે પોઈન્ટ હોય એમાં આપણે ઘણીવાર ટુ માઇન્ડ્સ થતા હોઈએ છીએ કે યાર આટલું કર્યું અને આ થયું, બીજી વાર બી કોઈ ગેરંટી નથી કે બીજી વાર સિલેક્શન થશે જ, કે આપણે ફાઇનલ લિસ્ટમાં આવશું કે નહીં આવશું. પણ ત્યારે આપણે કન્ફ્યુઝ થતા હોઈએ છીએ કે એક ઓર વર્ષ પછી બગાડવાનું. ત્યારે આઈ થિંક ફેમિલી સપોર્ટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. અને મારા ફાધર મને ત્યારે કહેતા કે તમારે હજુ કોઈ પણ નોકરીમાં જાઓ, 35 વર્ષ 35 વર્ષ 36 વર્ષ તમારે નોકરી કરવાની આવશે, તો એમાં એકાદ વર્ષ આગા પાછા બહુ મેટર નહીં કરશે. તો થાય કે ના થાય, પણ પાછળથી આપણને એક પેલું કાશવાળી ફિલિંગ ના આવવું જોઈએ કે ભાઈ કાશ એક ઓર અટેમ્પ્ટ આપી દીધું હોત. તો આઈ થિંક આવા જ્યારે પોઈન્ટ્સ આપણા જીવનમાં આવે છે ત્યારે આપણા જે ખાસ કરીને વડીલો છે, કોઈનો ફાધર હશે, કોઈનો એલ્ડર બ્રધર હશે, કોઈની મધર હશે, જે મારા કેસમાં મારા ફાધર હતા, એને એ જે મેન્ટરની ભૂમિકા ભજવી શકે એ કદાચ કોઈ ઓર ભજવી શકે નહીં. કારણ કે ભલે આપના કોઈ બીજા ટીચર હોય, મિત્ર હોય, પણ અલ્ટિમેટલી આપણો સપોર્ટ જે આવશે એ પોતાના ફેમિલી તરફ જ આવે છે, કારણ કે એનો ફ્યુચર તમારી સાથે ટાઈડ અપ હોય છે. એના રિસોર્સિસ તમે વાપરતા હોય છો, તમારા ફાઇનાન્સિંગ આખું આ કરતા હોય છે. કદાચ સમાજમાં, રિશ્તેદારીમાં, રિલેટિવ્સના જવાબ પણ એ જ આપતા હોય છે. એટલે અલ્ટિમેટલી ધ સપોર્ટ હેઝ ટુ કમ ફ્રોમ યોર ફેમિલી. અને એમાં તમને દરેક, હું માનું છું દરેક જે સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં જે રીતનો ફેમિલી કલ્ચર છે, દરેકનો એક મેન્ટર હોય છે. એનો કોઈનો ફાધર એનો મેન્ટર હોય, કોઈનો મધર એનો મેન્ટર હોય, કોઈનો મોટો ભાઈ, કોઈનો નાનો ભાઈ એનો મેન્ટર હોય. તો ત્યાંથી સપોર્ટ મળે તો આપણી જર્ની મારા ખ્યાલથી ખૂબ ઇઝી બની જાય છે. આઈ થિંક મારી જર્ની ખૂબ આમ ઇવેન્ટફુલ રહી છે અને સેટિસ્ફાઈંગ પણ રહી છે. હું આમ IIT બોમ્બેથી છું, અને ત્યારે પણ એ વાત ઘણીવાર આવતી કે કદાચ આપણે ગવર્મેન્ટ જોબમાં જઈએ તો આપણો પે પેકેજીસ ઘટી જાય. જે કોર્પોરેટ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ હોય છે મોટી કંપનીઝના, મલ્ટીનેશનલ્સના, એ ન મળે. પર જેટલા કદાચ સિવિલ સર્વિસીસ ડેના નિમિત્તે જેટલા લોકો, ખાસ કરીને બાળકો જે તૈયારી કરતા હોય, એને હું કહું કે મને 10 વર્ષ થઈ ગયા છે અત્યારે નોકરીમાં, પર મને એક વાર પણ એવું રિગ્રેટ કે સેકન્ડ થોટ્સ નથી આવ્યા કે કદાચ બીજી બાજુ પણ આપણે જઈ सकता હતા. तो आई थिंक जो एक कन्विक्शन आपके अंदर आता है એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. અને મારી 10 વર્ષની જે અત્યાર સુધીમાં કારકિર્દી રહી એમાં ખૂબ સેટિસ્ફાઈંગ મારી જર્ની અત્યાર સુધી રહી છે. હું પ્રોબેશનર હતો જામનગરમાં, પછી લીંબડીમાં હું એસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર હતો. ત્યારે
અમુક આંદોલનોને યાદ 2015ની આજુબાજુ ગુજરાતમાં થતા હતા, ત્યારે ઘણી બધી બસીસ સ્ટ્રેન્ડેડ થઈ હતી, તો એમાં બધું સંભાળવાનો મોકો મળ્યો. પછી હું DDO હતો બનાસકાંઠા, ત્યારે બનાસકાંઠાનો સૌથી મોટા ફ્લડ્સ, આમ ગુજરાતનો સૌથી મોટા રિસેન્ટ પાસનો ફ્લડ્સ કહી શકાય એવા ફ્લડ્સ બનાસકાંઠામાં આવ્યા હતા. દેટ ટાઈમ આઈ વોઝ DDO. તેનો આખો રિલીફ પેકેજ અમે હેન્ડલ કર્યા હતા. પછી સુરત, ત્યાંથી હું ગયો અને સુરતમાં હું રિજનલ કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટીઝ હતો અને સુડામાં હતો. ત્યાં ઘણા બધા સારા કામો કરવાનો મોકો મળ્યો. પછી આઈ થિંક એના પછી હું જ્યારે કલેક્ટર તરીકે પંચમહાલ ગયો, ત્યારે અરાઉન્ડ ઓલમોસ્ટ 2 વર્ષ હું કલેક્ટર પંચમહાલ તરીકે રહ્યો. અને એમાં મોસ્ટલી આઈ થિંક કોઈ પણ સિવિલ સર્વન્ટને, અને કદાચ અમારાથી પહેલાંની જે પેઢી હતી સિવિલ સર્વન્ટ્સની અને અમારા પછીની હશે એને ના જોયું હોય એવું કોવિડ મેનેજમેન્ટ અમે જોયું. ત્યારે જ્યારે માઇગ્રન્ટ્સના ટ્રાન્ઝિશનના ફેઝ હતા, એમાં પંચમહાલ ગેટવે છે MP અને રાજસ્થાનના, એટલે બધી શ્રમિકોની મૂવમેન્ટ પંચમહાલથી થતી હતી. જે ઓક્સિજન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્રિએટ કરવાનું આવ્યું એ આઈ થિંક પંચમહાલમાં અમે ખૂબ સારું એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ત્યાં ક્રિએટ કર્યા હતા. એટલે કોવિડના જે પીરિયડ 2 વર્ષના આપણે ફર્સ્ટ વેવ અને ખાસ કરીને સેકન્ડ વેવ કહી શકાય, એ પંચમહાલમાં ખૂબ જ ચેલેન્જિંગ રહ્યું, પર ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈંગ રહ્યું. હજુ હું કહું, મારા માટે મારા અત્યાર સુધીના ટેન્યુરમાં સૌથી મેમોરેબલ જે સેકન્ડ વેવમાં આખું હોસ્પિટલ્સ ઊભી કરીને જે કોવિડ મેનેજમેન્ટ અમે કરવાનું તક મળ્યું, એ આઈ થિંક અત્યાર સુધીની મારી જર્નીમાં સૌથી વધારે સેટિસ્ફાઈંગ અને ચેલેન્જિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ રહ્યું છે. એના પછી રાજકોટ કમિશનર તરીકે પોસ્ટિંગ થઈ, તો હવે અહીંયાની કામગીરી કેવી રહી છે એ આઈ થિંક પબ્લિક વધારે કહી શકશે મારા સિવાય. પર તો એ આઈ થિંક એકદમ નવું એક્સપિરિયન્સ છે. રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અત્યાર સુધીથી એકદમથી જે અર્બનમાં શિફ્ટ થયું છે, ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. અને અહીં પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે કદાચ જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય, જ્યારે થાય, અત્યારે 1 વર્ષ હજુ નથી થયું મને, જૂનમાં મેં જોઈન કર્યું છે, તો જ્યારે મારી બદલી અહીંયાથી થાય, જેટલું ટેન્યોર અહીંયા ગવર્મેન્ટ આપે એના પછી તો એટલીસ્ટ થોડું પોતાનું એક છાપ કે એક સીલ અહીંયા છોડીને જવાનું છે, કે એટલીસ્ટ અમુક ચાહે પ્લાનિંગના મુદ્દા હોય, ચાહે આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના મુદ્દો હોય, પોતાનું કંઈ એક છાપ એક અહીંયા છોડીને જઈ શકીએ. અને કદાચ જેટલા સિવિલ સર્વન્ટ્સ અત્યારે ચાહે એસ્પાયર કરે છે કે વર્ક કરે છે, બધાના મનમાં એક જ ઈચ્છા હોય છે કે અમને જે વર્ષ કે 2 વર્ષ કે 3 વર્ષનું જેટલાનું ટેન્યોર કોઈ જગ્યા મળે, ત્યાં પોતાનું કોઈ એક છાપ મૂકીને માણસ જાય, એ આઈ થિંક બધા સિવિલ સર્વન્ટ્સ 1 to ઓલના મનમાં ક્યાંય ના ક્યાંય એ ચાલતું હોય. અને અમે પણ એ જ ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે રાજકોટમાં આવું કંઈ. ડેફિનેટલી એના 2 પાસાઓ છે. એક તો અમે આપના જે સ્પાઉસ હોય, જે સેમ ફિલ્ડના હોય, તો એના ફાયદા અને નુકસાન બંને હોય છે. ફાયદો એ હોય છે કે કદાચ એકબીજાની પ્રોબ્લેમ્સ અમે સમજી શકીએ. એન્ડ આઈ થિંક કોઈ પણ કપલ હોય, મેરિડ કપલ હોય, એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક જ વસ્તુ હોય છે કે તમે એકબીજાની જે સર્કલ છે, કે તમને લાઈફ મેટ્રિક્સ કહી શકીએ, લાઈફના જે મેટ્રિક્સ છે, એમાં એમની પ્રાયોરિટીઝ, એમની પ્રોબ્લેમ્સ, એમની કમ્પલ્શન્સ, એ બધાનો જો એનો એક મેટ્રિક્સ હોય છે લાઈફના, એ આપણે એને પૂરતું રિસ્પેક્ટ આપી શકીએ. અને રિસ્પેક્ટ આપવાનો એક ભાગ હોય છે કે એની પ્રોબ્લેમ્સને સમજી શકીએ. અને કદાચ બેસ્ટ પાર્ટ અને જે બધા વર્કિંગ કપલ્સમાં હોય છે કે એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે સામે તમારા પાર્ટનર તરફથી તમને મળે છે, એ તમને પૂરતું કદાચ સમજી પણ શકે અને જે રિસ્પેક્ટ એમને મળવું જોઈએ એ આપી શકે. એમની પ્રાયોરિટીઝને, એમની કમ્પેરિઝન્સને એક રિસ્પેક્ટ આપણે પણ આપી શકીએ. અને નુકસાન તો આમ હું જોવિયલ આમ હળવાશથી કહું છું કે પછી હું દર વખતે અમે બંને જઈએ તો ઘરે એ જ કહીએ છીએ કે મારે મારો ડાઇનિંગ ટેબલ ઓફિસનો કોન્ફરન્સ ટેબલ નથી બનાવવું. ટૂંકમાં જ્યારે ઘરે જઈએ તો અમે ઘણી વખત ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ કે ઓફિસના મુદ્દાઓ કે ઓફિસની વાતો ત્યાં ન આવે, ત્યારે કદાચ પોતાના
બાળક સાથે બેઠીએ તો એની વાત કરીએ કે કરીએ, પર આઈ થિંક સેમ ફિલ્ડમાં જો હોય તો જો એક અંડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ શકે અને કદાચ આજની दुनिया में सौથી जो जिसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं वो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सबसे ज़रूरी आई थिंक सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन जो होय छे कि तमे पोतानो आउटलेट एक मળી જાય, અને એ કદાચ જો સેમ ફિલ્ડમાં હોય તો એક આઉટલેટ એક બીજામાં એક આઉટલેટ એક મિત્ર તરીકે જે આઉટલેટ મળવું જોઈએ ચેલેન્જીસના કે સ્ટ્રેસના એ મળી શકે છે. મારા તરફથી બે મેસેજ છે. ફર્સ્ટ, हैव फेथ इन योर सेल्फ. मैं हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक सिविल सर्विसेज यूपीएससी इन पर्टिकुलर की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो इट इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र. कोई एग्जाम यूपीएससी कहूँ एम हूँ जीपीएससी ने आवरी लઉં છું, इट इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र. એમાં કદાચ એક નાના ગામડાના સરકારી શાળામાં ભણેલા સ્ટુડન્ટ હોય જેને પછી કરસ્પોન્ડન્સથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હોય, અથવા એક વેલ એજ્યુકેટેડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ એજ્યુકેટેડ જેને સારીમાં સારી કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગ કે લો કરેલું હોય, એવા બાળક હોય, એ બંનેને એ સમાન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે. હું ફરી એકવાર રિપ્લાય છું, ધીસ એક્ઝામ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ લેવલર આઈ હેવ સીન. એક એવી એક્ઝામ છે જે ઇરરિસ્પેક્ટિવ કે તમારો લેંગ્વેજનો શું બેકગ્રાઉન્ડ છે, તમારો એજ્યુકેશનનો શું બેકગ્રાઉન્ડ છે, ઇવન તમારો ફાઇનાન્શિયલ કેવો બેકગ્રાઉન્ડ છે, એ બધી વસ્તુને સાઈડમાં મૂકી ઓફકોર્સ એનો ઇફેક્ટ આવે છે, પર મોર ઓર લેસ ઇટ્સ અ ગ્રેટ ઇક્વલાઇઝર. તો ઇરરિસ્પેક્ટિવ અમારા જે બધા એસ્પિરન્ટ્સ છે, વર્ડ યુઝ કરીએ તો એસ્પિરન્ટ્સ છે, એને હું એ જ કહું કે નેવર એવર થિંક કે તમારા બેકગ્રાઉન્ડ કે તમારી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન કોઈ પણ રીતે જ્યારે તમે આ એક્ઝામમાં બેઠો તો તમારા માટે ડિસએડવાન્ટેજ હોઈ શકે. અને તમે કદાચ જૂના લોકોના ઇન્ટરવ્યૂઝ લોકોનો પ્રોફાઇલ ઉઠાવો તો તમને ખબર પડશે કે ધીસ એક્ઝામ ઇઝ અ ગ્રેટ ઇક્વલાઇઝર. તો હેવ ફૂલ ફેથ ઓન યોર સેલ્ફ. એવો કોઈ માણસ નથી અત્યારે જો વરસ કે 2 વરસ જેટલું ટાઈમ એમને લાગતું હોય એ વ્યવસ્થિત રીતે એમાં આપે તો એને ક્લિયર ન કરી શકે, એવું બને જ નહીં. તો જે યુપીએસસી જીપીએસસીની કરે, ઇટ્સ અ વેરી વેરી જસ્ટ પ્લેટફોર્મ. ઇટ્સ અ ગ્રેટ ઇક્વલાઇઝર. સેકન્ડ, હેવ ફેથ ઇન યોર સેલ્ફ. સેકન્ડ, હેવ ફેથ ઇન ધ સિસ્ટમ. ઘણીવાર હું અમુક એસ્પિરન્ટ્સને મળતો હું, ખાસ કરીને જેને 1 કે 2 અટેમ્પ્ટ આપી દીધા હોય, એ ઘણી બધી જે વાતો વહેતી હોય એમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે કે યાર બધું તો મેં કરી લીધું, આ ઓપ્શનલ મને સૂટ નથી કરતું, આ સબ્જેક્ટ મને સૂટ નથી કરતું, મારો તો આમાં મારો થાય એવું જ નથી. ના, હેવ ફેથ ઇન ધી સિસ્ટમ. ક્યાંય ના ક્યાંય આપણે પછી શું કિસ્મતને બ્લેમ કરવા લાગે કે મારી કિસ્મત ખરાબ હશે, કે મારા ભાગ્યમાં નહીં હશે, કે મારો ટાઈમ ખોટો ચાલી રહ્યો છે. એ વસ્તુ ઉપર જવાનું નથી. તમે શાંતિથી જ્યારે અધ્યયન કરશો, તમે શાંતિથી કદાચ પોતાનું અવલોકન કરશો, તમે એક યુ વિલ સિટ ડાઉન એન્ડ રિયલાઇઝ, ત્યારે તમને પોતાની કમી ખબર પડશે. દેર ઇઝ ઓલવેઝ સ્કોપ ફોર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. આપણે અમુક વાર જ્યારે ફેલિયર થાય, સેમ થિંગ હેપન વિથ મી, તો આપણે કંઈ ના ક્યાંય પરિસ્થિતિને કિસ્મતને બ્લેમ કરવા લાગીએ, અને એવું ક્યાંય ને ક્યાંય આપણા મગજમાં આવે છે કે પ્યોરલી મેરિટના કારણે નહીં, પણ બીજી કોઈ પરિસ્થિતિના કારણે આપણે સિલેક્ટ નથી થતા. એ નથી કરવાનું. યુ હેવ ટુ હેવ ફેથ ફોર સિસ્ટમ. તમે ક્યાંય ના ક્યાંય જો તમારો માર્ક્સ ઓછો આવે કે તમારે સક્સેસ ન મળે તો ક્યાંય ના ક્યાંય એના તમારી કમી રહી ગઈ છે, સુધારા કરવાનો અવકાશ છે, જેના કારણે તમારે છે. તો એક ફર્સ્ટ હેવ ફેથ ઇન યોર સેલ્ફ, એન્ડ સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હેવ ફેથ ઇન સિસ્ટમ. એન્ડ ઇટ્સ માઇટ સાઉન્ડ વેરી ક્લિશે કે
તમારો કોમ્પિટિશન બીજા સાથે કરતાં તમારી પોતાની સેલ્ફ સાથે હોવું જોઈએ. કોઈ ફિક્સ ફોર્મ્યુલા નથી કે મારે 8 કલાક ભણવું છે કે 10 કલાક ભણવું છે. વોટ મેટર્સ ઇઝ કે હું કેટલું ટાઈમ આપી શકું, અને સતત તમારે પોતાનો ટાઈમ વધારવા જ પડે. હું કદાચ 8 આપતો હું તો મારે ટ્રાય હોવું જોઈએ કે હું 8.5 આપું. હું કદાચ 9 આપતો હું તો મારે એવું હોય કે 9 નો 9.5 કરું. સો ઇટ હેઝ ટુ બી અ કોમ્પિટિશન વિથ ધ સેલ્ફ. તમે તમારી સેલ્ફને પુશ કરવા પડે કે હું કેટલા સુધી પોતાને સેલ્ફને પુશ કરી શકું. થર્ડ, દેર આર નો શોર્ટકટ્સ. અમુક ઘણીવાર એસ્પિરન્ટ્સને હવે તો નહીં, પણ જ્યારે હોય ઘણીવાર એવું આવે કે કોઈ સારી બુક એવું હશે, કોઈ સારું આવા નોટ્સ હશે જેના કારણે માર્ક્સ સારું આવી જતું હોય, કે તમારો કોઈ પર્ટિક્યુલર સેટ ઓફ બુક્સ કે કોઈ પર્ટિક્યુલર સેટ ઓફ નોટ્સ હશે જેના કારણે આપણને લાગે કે એ વાંચી લીધું હશે એટલે એમના નંબર આપી ગયા. એવું નથી. હું એમ માનું છું કે સિવિલ સર્વિસીસનો જો એક્ઝામ છે એ કોઈ તમારો પર્ટિક્યુલર નોલેજ નથી ચેક કરતો. એ તમારો આખો જે કન્સોલિડેટેડ તમારો અત્યાર સુધીના નોલેજ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક માણસ છે જેને એક સિલેક્ટેડ એક બુક વાંચી છે, બીજા માણસ છે જેની બીજી 3 બુક વાંચી છે, તો હું ગેરંટી લઈ શકું કે જેને 3 બુક વાંચી છે હી વિલ પરફોર્મ બેટર. કારણ કે સિવિલ સર્વિસીસ એક્ઝામ એવો છે કે એક તમારો એક પર્ટિક્યુલર બુકનો કે એક પર્ટિક્યુલર નથી કરતા, એ તમારો પર્સપેક્ટિવ એન્ડ અપ્રોચ જજ કરે છે. અને પર્સપેક્ટિવ એન્ડ અપ્રોચ જેટલું તમારું વધારે અભ્યાસ હોય, જેટલી તમારા વાઇડ વિઝન હોય, જેટલા તમે ઝીણવટપૂર્વક ટોપિક્સમાં ઊંડા ઉતર્યા હોય, એ બધી વસ્તુનો એક જે ક્યુમ્યુલેટિવ સમ હોય છે એને ટેસ્ટ કરે છે. એટલે દેર આર નો શોર્ટકટ્સ. તો ફરી એકવાર બધાને શુભેચ્છા પાઠવું છું. ફરી કહું છું, બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ, બિલીવ ઇન યોર સિસ્ટમ, બિલીવ ઇન ધ સિસ્ટમ ઓફ ધ એક્ઝામિનેશન. ઓલવેઝ કમ્પીટ વિથ યોર સેલ્ફ. બીજો ઓછું કરે છે કે બીજા સાથે નહીં, પર તમે તમને કેટલું પુશ કરી શકો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચોથા, દેર આર નો શોર્ટકટ્સ. પીજીવીસીએલના જોઈન્ટ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પ્રીતિ શર્માએ અબ તક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે સિવિલ સર્વિસ ડેનું મહત્વ ખૂબ જ અનેરું છે, જે અંગે તેઓએ તેમની કારકિર્દી અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. વધુમાં તેઓએ તેમના કાર્યકાળમાં થયેલા અનુભવોને વર્ણવ્યા હતા. સાથોસાથ આજની યુવા પેઢીને સિવિલ સર્વિસ ક્ષેત્રે આવવા પ્રોત્સાહિત પણ કર્યા હતા. सिविल सर्विसेज आई बिलीव एक ऐसा डाइवर्स प्लेटफॉर्म आपको देता है फॉर पब्लिक सर्विस, फॉर सर्विस टू द नेशन, कि आप इतने मल्टीपल एरियाज़ में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड सर्व द कंट्री. दैट इज़ द बेसिक of the civil service examination. It is considered a very tough examination, no doubt. बट इसके लिए जो एक आई थिंक यूथ में जो ज़ील है ना, उसको चैनलाइज करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. फॉर सी फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. You cannot afford to lose focus, especially in an exam like UPSC, क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम इज़ अ 3-stage एग्ज़ाम एंड इसमें पूरा 1 साल लगता है. You have prelims in May, then you have mains in October or December, then you have interview in March. So it's a year-long procedure. तो एग्जामिनेशन का है, उसके अलावा उसकी तैयारी भी it takes around at least 7 to 8 months. तो एक ये बहुत ही फोकस्ड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फोकस. यू हैव टू बी वेरी डायरेक्शनड इन योर अप्रोच एंड यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करते, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. ये एक माइंडसेट के साथ आपको चलना होता है. बिकॉज सी यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे इट्स वेरी वाइड एंड उसमें आपको यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ऑल्सो. थोड़ी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट अब तो इंटरनेट है. Internet provides you all sorts of guidance. There are very good websites also. There are very good magazines, newspapers. तो उनसे आपको कैसे इन्फॉर्मेशन लेके एक एनालिसिस, एक अपनी अप्रोच को डेवलप करना इज़ द वे यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. सी सबकी अपनी अपनी एक तो अलग अप्रोच होती है फॉर दिस थिंग. मैंने 10th के बाद डिसाइड किया था कि यूपीएससी इज़ गोइंग टू बी माई डेस्टिनेशन और यू कैन से माई गोल इन लाइफ. 10th के बाद डिसाइड किया था. और उसके कई मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं. लाइक मेरी फैमिली में एवरीबडी डोंस यूनिफॉर्म. आई कम फ्रॉम अ आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड.
तो पब्लिक सर्विस करना है ये मेरे दिमाग में था, शुरू से ही घर पे माहौल था। तो मैंने 10th के बाद डिसाइड किया कि व्हाट विल बी माय वे ऑफ सर्विंग द कंट्री, माय वे ऑफ सर्विंग द कंट्री विल बी थ्रू सिविल सर्विसेज। ये मैंने 10th के बाद डिसाइड किया। Some people believe in keeping a backup also because UPSC is very uncertain and that way is also कि whether it will click or not, that is a thing. But I have always believed in no plan B in my life. So I went single-mindedly focused, dedicated towards UPSC, and I think that if you are that dedicated, then you will be able to do it. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा या ना। I cleared UP PCS in my first attempt. State Civil Services first attempt में clear किया था 2009 में। UPSC मैंने 4 attempts दिए हैं और 4 के 4 interviews दिए हैं with different patterns of examination। 2010 में prelims, mains, 2 optionals ये सब हुआ करता था। 13 में there was this prelims with CSAT एंड मेंस वॉज टोटली चेंज। GS के 4 पेपर आ चुके थे, ऑप्शनल 1 कर दिया गया था। देन 14 सिमिलर रहा। उसके बाद 16 में व्हेन आई गिव माय लास्ट अटेम्प्ट, उस टाइम पे प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाइंग कर दिया गया। CSAT वॉज मेड क्वालिफाइंग एंड GS वॉज मेड मार्क्स ओरिएंटेड कि मेरिट उससे डिसाइड होगी, और CSAT बिकेम ये क्वालिफाइंग। So I have given UPSC in entirely 4 different manners. But if you are focused and if your study pattern is very meticulous, आपने कहीं पे भी कोई distraction नहीं रखा है, आपने single mindedly काम किया है to achieve your goal in UP as far as UPSC is concerned, I think changing patterns, changing times, toughness of the examination, ये सब sideline हो जाता है। जब 3rd attempt हुआ and I was like कि I am continuously giving interviews and it's not cracking, तो लगा कि should I go back and relook at my strategy. I understood that the issue was with somehow with the organization of answer writing. मैं answer writing पे कम focus कर पा रही थी because I was already working. I was assistant commissioner in sales tax. तो मैं उस work के साथ में मैं दे रही थी। तो I took a back seat. मैंने field office छोड़ के I was in field छोड़ के I went into ऑडिट में चली गई थी कि मेरे ऑफिस आवर्स ही रहें रादर देन थोड़ा टूरिंग वगैरह कम हो जाए। एंड मैंने कहते हैं उसके बाद ऑडिट का काम करती थी, साथ में आई यूज़ टू फोकस ऑन माय आंसर राइटिंग अ लॉट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माय थॉट्स एंड एवरीथिंग। देयर वर 2-3 वेबसाइट्स जो उस समय नई आई थी। अब तो आई थिंक देर आर अ लॉट मैनी वेबसाइट्स एंड ऑल फॉर हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू वर्क। उस टाइम पे 1-2 ही हुआ करती थी। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह चालू की कि नहीं, बट एक दिमाग में ये था कि देर इज़ नो गोइंग बैक। इतना आगे आने के बाद देर इज़ नो गोइंग बैक, सो देर वॉज नो प्लान बी, देर वॉज नो गोइंग बैक एंड देर वॉज नो सेटलिंग फॉर एनीथिंग लेस देन UPSC। अगर आप ये सोच लेंगे ना तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ड्विंडल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फील जब आप क्लियर करके व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड, तो एक इतनी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना कि यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप नॉर्मली एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तरीके कहीं ना कहीं होते हैं। यहाँ पे हम बिजली देते हैं, इससे पहले हम कम्युनिकेशंस में थे, उससे पहले हम सेल्स टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते थे गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होता है। एवरी डे जब आप घर जाते हैं तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि आप दिन में एक प्रोडक्टिव काम करके देश की सेवा में यू आर प्लेइंग योर रोल। तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। आपको पर्सनली भी ये सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, और हर दिन आप नए उत्साह के साथ उठते हैं, एक नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ उठते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस टू सर्व माय कंट्री। तो वो उसकी मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयर इज़ लॉट ऑफ प्राइड। एक अपने देश के लिए कुछ कर पाने का बहुत यू कैन से प्राइड है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ वॉट एवर आई एम एबल टू डू फॉर माई कंट्री, एंड विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी जब आप इसको करते हैं तो यू फील दैट यू आर becoming one important part in the development of the country. To all the aspirants, I would just say never be bogged down with anything. आप कभी भी अपनी लाइफ में हतोत्साहित मत होइए, कभी भी हारा हुआ महसूस मत कीजिए।
आप हमेशा सोचिए कि नहीं यार इससे भी टफ हो सकता था और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। स्पेशली अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप कहीं पे भी अटक रहे हैं तो उसके आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट। अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको 8 to 10 आवर्स जब हम बोलते हैं ना पढ़ाई का, यू डू अ सिंपल थिंग व्हाट वी यूज्ड टू डू। हम स्टॉप वॉच रखा करते थे कि अगर इवन इफ़ यू आर यूजिंग अ रेस्ट रूम, यू टेक द स्टॉप वॉच, pause it, go to the washroom, come back, start it again, and you study dedicatedly. और अब आज के ज़माने में विद द इंटरनेट, मतलब आई बिलोंग टू अ जनरेशन बिफोर द इंटरनेट एंड अ लिटिल बिट इनटू द इंटरनेट। तो जो शुरुआत वाला जो उस समय तो बुक्स ही हुआ करती थी, बट नाउ तो यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेवलप एन एनालिटिकल अप्रोच टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट फैक्ट रोट मेमोराइजेशन। अब सबको एक विजन चाहिए, एक विजन डेवलप कीजिए। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू क्लियर यूपीएससी इज़ दैट यू शुड हैव फेथ इन पब्लिक एक फेथ अपने अंदर चाहिए और एक फेथ कि आपका मेन गोल इज़ टू सर्विंग द कंट्री। जब तक आप वो सर्विंग वाला एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाएंगे ना, तब तक वो ऊपर से ही रहेगा। इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंट्रिंसिक इन यू कि दैट यू हैव टू सर्व एंड यू हैव टू डू पब्लिक सर्विस। जब वो अंदर से आपके आएगा ना तो यू विल डेफिनेटली वर्क हार्ड to achieve your goals and never be bogged down. That is what I believe. I gave 4 attempts, 4 interviews, so I believe that it was always this feeling of never giving up. UPSC tests that in you. UPSC is such an exam, it tests that in you. Your patience, your continuous study and your focus. 3 things वो test करता है। तो ये 3 things पे अगर आप focus करेंगे तो you will be able to clear। और कोई कुछ भी कहे, इफ़ यू हैव मेड योर माइंड टू डू दैट, नेवर एवर बॉक डाउन, नेवर एवर गिव अप, टिल योर लास्ट ब्रेथ फाइट फॉर इट, यू विल बी एबल टू डू। તો હાલ બસ આ અહેવાલમાં આટલું જ। વધુ એક નવા વિષય સાથે આપણે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। જોતા રહો અબ તક। નમસ્કાર। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।